तमाम ज़िंदगी में पूरी ईमानदारी के साथ वतन की आज़ादी के लिए जद्दोजहद करता रहा। ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती थी कि मेरी ये नाचीज़ ज़िंदगी मेरे प्यारे वतन के काम आई। आज इस ज़िंदगी से रुखसत होते हुए जहाँ मुझे ये अफसोस है कि मेरी ज़िंदगी में मेरी कोशिशें कामयाब ना हो सकीं, वहाँ मुझे इस बात का भी इत्मीनान है कि मेरे मुल्क को आज़ाद करने के लिए मेरे बाद लाखों आदमी आज आगे बढ़ आए हैं, जो सच्चे हैं, बहादुर हैं और जाबाज हैं। मैं इत्मीनान के साथ अपने प्यारे वतन की किस्मत उनके हाथों में सौंप कर जा रहा हूँ। ये अल्फाज हिंदुस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के थे, जो हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे और वो एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर थे। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एक मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर थे, जो हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो वो हिंदुस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कैसे बने, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वक्त को ज़ाया किए बगैर हम वीडियो को शुरू करते हैं। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली 1859 में 1859 में भोपाल में पैदा हुए। उनके वालिद का नाम मौलवी शुजाअतुल्लाह था, जो एक सरकारी मदरसे में उस्ताद थे। इब्तदाई तालीम उन्होंने अपने वालिद से हासिल की। उसके बाद उनका एडमिशन मदरसा सुलेमानिया में हुआ, जहां उन्होंने उर्दू, अरबी और फ़ारसी की तालीम हासिल की। उस वक्त हिंदुस्तान पर अंग्रेज़ों का राज था। वो तरह तरह से हिंदुस्तानियों पर जुल्म और ज़्यादती करते थे। ये बात मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को एक आँख ना भाती थी। वो अपने मुल्क को आज़ाद और अहले वतन को खुशहाल देखना चाहते थे, यानी वो हिंदुस्तान को आज़ाद और हिंदुस्तानियों को भी आज़ाद देखना चाहते थे। उनका ख़याल था कि अंग्रेज़ों से मुकाबला करने के लिए इंग्लिश को जानना ज़रूरी है, लेकिन भोपाल में इंग्लिश पढ़ने का इंतज़ाम नहीं था। इसलिए 1883 में 1883 में भोपाल छोड़कर मौलाना बरकतुल्लाह मुंबई चले गए। वहाँ उन्होंने मिशन स्कूल में एडमिशन लिया। इंग्लिश की तालीम ने उनके जहन को रोशन कर दिया, जिससे मुल्क को आज़ाद कराने की ख्वाहिश उनके अंदर और मजबूत हो गई। उनका ख्याल था कि अंग्रेज़ों से टक्कर लेने के लिए अब्रॉड जाना चाहिए और उनके ख़िलाफ़ माहौल बनाना चाहिए। लिहाजा उन्होंने अचानक मुंबई को छोड़ दिया और बग़ैर किसी को बताए लंदन रवाना हो गए। उस वक्त उनकी उम्र 29 साल थी। वो कुछ अरसे तक लिवरपूल यूनिवर्सिटी के ओरिएंटल कॉलेज के प्रोफेसर रहे। इंग्लैंड में रहने की वजह से वहाँ के हालात को देखकर उनके ख़यालात में परेशान कुन तब्दीलियाँ आने लगीं। उनके दिल में बार बार ये सवाल उठता था कि इंग्लैंड जैसा मुल्क इतना खुशहाल क्यों है और मेरा वतन हिंदुस्तान इतना बड़ा होते हुए भी इस छोटे से मुल्क का ग़ुलाम क्यों है और इतना मुफलिस और कंगाल क्यों है। गौर करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हिंदुस्तान पर अजनबी हुकूमत का कब्ज़ा है, जो जोक की तरह हिंदुस्तान का खून पी रही है। अंग्रेज़ हर साल 50 करोड़ रुपया हिंदुस्तान से झपट कर ले जाते हैं और 24 करोड़ लोगों की तालीम और तरबियत पर सिर्फ 8 करोड़ रुपया खर्च करते हैं और सेहत पर सिर्फ 2 करोड़ रुपया खर्च करते हैं, जबकि फ़ौज पर 26 करोड़ रुपये खर्च करते हैं। ड्रॉट और फमाइन हिंदुस्तान में बढ़ता चला जा रहा था, जिसकी वजह से हज़ारों हिंदुस्तान में बच्चे, औरतें और मर्द भूखमरी की वजह से मर चुके थे। बरकतुल्लाह भोपाली को लिखने और पढ़ने में महारत हासिल थी। इंग्लैंड में उन्होंने न्यूज़पेपर्स में पब्लिश होने वाले अपने आर्टिकल्स और जोशीली तकरीरों के ज़रिए अपनी पहचान बना ली। वतन को आज़ाद कराना उनकी ज़िंदगी का मिशन बन गया था। वो 11 साल तक इंग्लैंड में रहे और अपने मिशन को कामयाबी के साथ जारी रखा। तंग आकर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें इंग्लैंड छोड़ने पर मजबूर कर दिया। वो अपने मिशन पर कायम रहते हुए अमेरिका चले गए। वहाँ 6 साल तक रहे। इनकलाबी सरगर्मियों की वजह से, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ की वजह से उन्हें अमेरिका भी छोड़ना पड़ा। अब उन्होंने जापान का रुख किया और टोक्यो यूनिवर्सिटी के मशरक़ी ज़बानों के शोबे में, यानी वेस्टर्न लैंग्वेजेस के डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हो गए। बरकतुल्लाह भोपाली का असल मकसद नौकरी करना नहीं, बल्कि अपने मिशन को आगे बढ़ाना था, और उनका मिशन था हिंदुस्तान को आज़ाद कराना। किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान की आज़ादी वो चाहते थे। जापान में उन्होंने इस्लामिक फ्रेटर्निटी के नाम से एक जमात बनाई, एक ऑर्गेनाइजेशन को कायम किया। उसी के नाम से उन्होंने एक न्यूज़पेपर भी जारी किया, जिसके ज़रिए उन्होंने हिंदुस्तान को ब्रिटेन की ग़ुलामी से आज़ाद कराने की मिशन को चलाया। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली अब तन्हा ना थे। उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने वाले दूसरे इनकलाबी भी उनके साथ शामिल हो गए थे। जिन हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों को
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हिंदुस्तान से निकाल दिया था, उनको एग्जाइल कर दिया था। उन क्रांतिकारियों के साथ मिलकर मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली एक इनकलाबी पार्टी, रेवोल्यूशनरी पार्टी की बुनियाद डालते हैं। उनके रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ पर पाबंदी लगाने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जापान की हुकूमत पर भी दबाव डाला, जापानीज़ गवर्नमेंट पर भी दबाव डाला, जिसकी वजह से मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को जापान भी छोड़ना पड़ा और जापान छोड़कर वो पेरिस चले गए। पेरिस में वो अखबार अल इनकलाब के एडिटर मुकर्रर हुए, जो हिंदुस्तान की आज़ादी का तर्जुमान था। यहाँ उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ अपनी सरगर्मियों को और तेज़ कर दिया। वो और ज़्यादा ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने लगे। उनकी एक्टिविटीज़ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बहुत ही गहरी नज़र थी, इसलिए वो पेरिस में भी ज़्यादा वक्त तक नहीं रहे और फिर से एक बार अमेरिका चले गए। अमेरिका में उन्होंने एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट कायम की और एक अखबार गदर के नाम से जारी किया। कुछ दिनों बाद उन्होंने गदर पार्टी के नाम से एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन भी बनाई। उस अखबार और पार्टी का मकसद था कि किसी भी तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट का तख्ता उलट दिया जाए और हिंदुस्तान में आज़ाद हुकूमत कायम की जाए। बरकतुल्लाह भोपाली हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए हर मुमकिन और नामुमकिन कोशिशें करते रहे और गदर पार्टी के ज़रिए लोगों को मिलाते रहे। उसके बाद उन्होंने रशिया की कम्युनिस्ट पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया, जो लेनिन की पार्टी थी। लेनिन की बायोग्राफी मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो बराए मेहरबानी आप लोग वो वीडियो भी देख लीजिएगा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई तो एक और क्रांतिकारी, जिनका नाम राजा महेंद्र प्रताप सिंह था, वो हिंदुस्तान में थे। उन्हें किसी ने मशवरा दिया कि बर्लिन कमेटी को ज्वाइन किया जाए, लिहाजा वो हिंदुस्तान छोड़कर जर्मनी चले गए और जर्मनी में पहली बार उनकी मुलाकात बरकतुल्लाह भोपाली से हुई और दोनों ने बर्लिन कमेटी को ज्वाइन किया। बर्लिन कमेटी के मेंबर्स का काम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना था और उसकी ज़िम्मेदारी भी इन्हीं दोनों को दी गई। उस वक्त फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रही थी और ब्रिटेन ने हिंदुस्तान को ग़ुलाम बनाकर रखा था और जंग के वक्त ब्रिटिशर्स जर्मनी के ख़िलाफ़ हिंदुस्तानियों को इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से जर्मनी के पास बहुत सारे हिंदुस्तानी प्रिजनर ऑफ वॉर की तरह कैद थे। बरकतुल्लाह भोपाली ने जेल में जाकर उन कैदियों से मुलाकात की और सबको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए समझाया। बरकतुल्लाह भोपाली अपने साथियों के साथ 5 अप्रैल 1915 को 5 अप्रैल 1915 को बर्लिन से रवाना हुए। इस मिशन में जर्मनी के ऑफिशियल्स ने और बर्लिन कमेटी के मेंबर्स ने उनका बहुत साथ दिया। उसके बाद ये रेवोल्यूशनरी डेलीगेशन अफ़गानिस्तान पहुंचा। उस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा मंसूबा बनाने वाले इनकलाबी शख्स मौलाना महमूदुल हसन थे, जो चाहते थे कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक मिलकर अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ खड़े हो जाएं और हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में उनकी मदद करें। लिहाजा वो अपने शागिर्द उबैदुल्लाह सिंधी को अफ़गानिस्तान भेज देते हैं। अक्टूबर 1915 में मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी अफ़गानिस्तान पहुंचते हैं और काबुल पहुंचने पर उनकी मुलाकात राजा महेंद्र प्रताप सिंह और बरकतुल्लाह भोपाली से होती है। 1 दिसंबर 1915 को 1 दिसंबर 1915 को एक इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया गया। उसका हेड क्वार्टर मदीना, इस्तांबुल और तेहरान में थे। अक्टूबर 1915 को मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी काबुल पहुंचे और वहां की हुकूमत से मिलकर मंसूबाबंदी की। उसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट को बनाया गया, जिसको जर्मनी और अफ़गानिस्तान ने फुल सपोर्ट किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह को उस इंटरिम गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट बनाया गया। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को वज़ीर आज़म यानी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया और उबैदुल्लाह सिंधी को वज़ीर दाखिला यानी होम मिनिस्टर बनाया गया। उस वक्त अफ़गानिस्तान एक मजबूत देश था, जो हुकूमतों को ख़त्म करने वाला माना जाता था और ये फ़ैसला अफ़गानियों ने बड़े बड़े दुनिया के लीडर्स के साथ मिलकर किया था। उसी दौरान शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन तुर्किस्तान रवाना हुए। ये इलाका अब कज़ाकिस्तान में आता है और फिर वहाँ से मौलाना महमूदुल हसन हिजाज़ यानी सऊदी अरब पहुँचे। उस वक्त सल्तनत उस्मानिया की तरफ से गालिब पाशा हिजाज़ के गवर्नर थे। वो गालिब पाशा से मिले और सारा मंसूबा उनको समझाया और बहुत सारे एग्रीमेंट्स पर साइन किए। गालिब पाशा ने मौलाना की मुलाकात अपने फ़ौजी कमांडर अनवर पाशा से कराई, जिसके बाद 2 एग्रीमेंट्स तय पाए गए। पहला एग्रीमेंट इस मूवमेंट के क्रांतिकारियों और सल्तनत उस्मानिया के बीच होना था और दूसरा एग्रीमेंट अफ़गान हुकूमत और सल्तनत उस्मानिया के बीच होना था। तो जो पहला एग्रीमेंट था, जो क्रांतिकारियों और सल्तनत उस्मानिया के बीच होना था,
اس پر تو مولانا محمود الحسن نے سائن کر دیا، لیکن جو دوسرا ایگریمنٹ ہونا تھا اس کو افغانستان بھیجنا تھا۔ انور پاشا نے مولانا محمود الحسن کو یقین دلایا کہ ترک فوج ہندوستانیوں کا ساتھ انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے میں دے گی۔ مولانا نے جو ایگریمنٹ سلطنت عثمانیہ اور افغانی حکومت کے بیچ ہونا تھا، اس کی کاپی کو افغان کے امیر، جس کا نام حبیب اللہ خان تھا، کے پاس بڑی حفاظت اور احتیاط کے ساتھ لکڑی کے ایک صندوق میں رکھ کر بھیجا۔ پہلے تو وہ امیر حبیب اللہ خان ایگریمنٹ پر سائن کرنے سے کترایا، لیکن اپنے فوجی کمانڈرز اور دوسرے لوگوں کی باتوں کو سن کر وہ مان گیا اور اس نے ایگریمنٹ پر سائن کر دیا۔ اس طریقے سے مولانا نے دو بڑی بڑی حکومتوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور جرمنی تو پہلے سے ہی ترکی کے ساتھ تھا، اور رشیا کے بھی مولانا سے تعلقات بن چکے تھے، اور چائنا اور سری لنکا کو بھی مولانا نے اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور انٹرم گورنمنٹ تو بن ہی گئی تھی۔ اس طریقے سے مولانا محمود الحسن نے 5-6 ملکوں سے ایگریمنٹ کر لیا تھا، اور وقت آنے پر یہ ممالک مولانا محمود الحسن کے لوگوں کو اپنی فوج دے دیتے، اور پھر برٹشرز کے خلاف جنگ ہونی تھی۔ لیکن تقدیر میں کچھ اور ہی لکھا ہوا تھا۔ ادھر افغانستان میں اور ہندوستان کی سرحد پر انگریزوں کے خلاف جنگ کی تیاری جاری تھی۔ سرحد پر نوجوانوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، انگریزوں کے خلاف جنگ کرنے کی تیاری اور بھارت کو آزاد کرنے کی مہم شروع ہو چکی تھی، اور ان سب سرگرمیوں اور حالات کو مولانا عبید اللہ سندھی نے ریشم کے ایک رومال پر لکھ کر اپنے استاد یعنی مولانا محمود الحسن کو حجاز کی طرف بھیجا۔ حجاز سعودی عرب کا پرانا نام ہے، مگر بدقسمتی سے یہ خط انگریزوں کے ہاتھ لگ گیا۔ 1914 سے لے کر 1918 کے بیچ میں فرسٹ ورلڈ وار ہوئی، جس میں ایک طرف آٹومن امپائر، جرمنی اور آسٹریا ہنگری امپائر تھی، تو دوسری طرف رشین امپائر، برٹش امپائر، فرینچ امپائر یا فرانس، امریکہ، اٹلی اور جاپان تھے۔ اب اس میں یہ کیا ہوا کہ جو ایگریمنٹ ہوا تھا مولانا کا رشینز کے ساتھ، یہ بھی اس پر بھی اثر پڑا۔ ایک طرف آٹومنس جو تھے یعنی ترک جو تھے وہ انگریزوں سے لڑ رہے تھے، تو دوسری طرف انگریز آٹومنس کو عربوں کے خلاف کر رہے تھے۔ انگریزوں نے عربوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ تم کو آٹومنس نے غلام بنا رکھا ہے، تم عثمانیوں کے غلام بن چکے ہو، تمہیں آزاد ہونا ہے۔ اور آزادی کی لہر انگریزوں نے عربوں کے بیچ میں پھیلا دی تھی، جس سے کیا ہوا، مسلمان دو حصوں میں بٹ چکے تھے، ایک طرف عرب تھے تو دوسری طرف عثمانی تھے۔ عربوں کو انگریزوں نے بہکا دیا تھا، اس لیے عرب عثمانیوں کے خلاف ہو گئے، اور عربوں نے آٹومن امپائر کے خلاف بغاوت کر دیا۔ ایک طرف آٹومن امپائر برٹین سے اور رشیا سے لڑ رہا تھا، تو دوسری طرف عرب جو تھے آٹومن امپائر پر حملہ کرنے لگے تھے، جس کی وجہ سے جو مولانا محمود الحسن کا ایگریمنٹ ترکوں کے ساتھ تھا وہ کافی زیادہ متاثر ہوا۔ عربوں نے عثمانیوں کے ساتھ غداری کر دی، اور کیا ہوا کہ جو خط عبید اللہ سندھی نے حجاز بھیجا وہ عربوں نے انگریزوں کو دے دیا۔ جب یہ خط انگریزوں کے ہاتھ لگا تو انگریزوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ اس خط میں لکھا گیا تھا کہ کس طریقے سے برٹش امپائر کو ختم کیا جائے گا، کون کون سے ممالک برٹش امپائر پر حملہ کریں گے، اور کس طریقے سے برٹشرز کو انڈیا سے نکالا جائے گا، اور ہندوستان کے کن کن علاقوں میں بغاوت ہوگی۔ جب یہ خط انگریزوں کو ملا تب مولانا محمود الحسن اور ان کے تمام ساتھیوں کو گرفتار کرنے کا انگریزی فرمان جاری ہو گیا۔ اس وقت مولانا محمود الحسن کی عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، 65 ایئرس سے بھی زیادہ وہ بوڑھے ہو چکے تھے، 65 سال سے بھی زیادہ عمر ان کی ہو چکی تھی، وہ بہت ہی زیادہ بوڑھے ہو چکے تھے، اور مالٹا کی جیل میں ان کو رکھا گیا اور ان کو بہت زیادہ اذیت دی گئی۔ اس خط کے پکڑے جانے کے بعد جو ہندوستانی حکومت افغانستان میں بنی تھی وہ بھی ادھوری رہ گئی۔ مہندر پرتاپ سنگھ اور مولانا عبید اللہ سندھی کے علاوہ بہت سارے لوگ ہندوستان کے باہر انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ اسی دوران 1920 میں مولانا برکت اللہ بھوپالی کو افغانستان کے فارن منسٹر محمود بیگ کا خط ملا، چونکہ اب افغانستان اور انگلینڈ میں دوستی کے فرینڈشپ کے ایگریمنٹ ہو چکے تھے، اور مولانا برکت اللہ بھوپالی کو اس بات کی اجازت دی گئی کہ وہ کابل چلے جائیں یا پھر رشیا چلے جائیں، یا پھر ان کی جو مرضی اس دیش میں وہ چلے جائیں، لیکن اپنی ریولیوشنری ایکٹیویٹیز نہ کریں۔
क्योंकि रेशमी रुमाल तहरीक जो थी वो नाकाम हो चुकी थी। लिहाजा मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने अपने घोड़े बेच दिए और जो रकम उन्हें मिली उसको उन्होंने रशियन रूबल में कन्वर्ट किया और मॉस्को चले गए। मॉस्को में उनकी मुलाकात एम.एन. रॉय से हुई। एम.एन. रॉय ने उनको मशवरा दिया कि वो हिंदुस्तान वापस चले जाएं। अंग्रेज़ उन्हें फांसी नहीं देंगे लेकिन कुछ सालों के लिए कैद कर देंगे, उसके बाद वो फिर उनको आज़ाद भी कर देंगे। आज़ाद होने के बाद मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली अपनी फैमिली के साथ रहेंगे और अपने वतन की खिदमत भी करेंगे और फिर वो अपने देश में ही रह जाएंगे हमेशा। लेकिन मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने नहायत शिद्दत से उनके मशवरे की मुखालिफत की और कहा, कभी ग़ुलाम हिंदुस्तान में वापस नहीं जाऊंगा। बेहतर यह है कि ग़ुलाम वतन से मरने के बजाय किसी अजनबी मुल्क में मर जाऊं, किसी गैर मुल्क में मर जाऊं। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली को डायबिटीज़ थी और वक्त के साथ साथ डायबिटीज़ का मर्ज़ जो बीमारी थी वो बढ़ती जा रही थी। एक रशियन यहूदी डॉक्टर उनका इलाज करता था। इंतकाल के वक्त भी उन्हें ये इत्मीनान था कि वो अपना फ़र्ज़ अंजाम देते हुए इस दुनिया से रुखसत हुए। ज़िंदगी भर सरकारी जासूस उनका पीछा करते रहे। दर्जनों बार उन्हें मौत का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपने अजीज़ों से कभी भी किसी चीज़ की डिमांड नहीं की। उन्होंने पूरी ज़िंदगी शादी नहीं की और सिर्फ अपने देश को आज़ाद कराने की कोशिशों में लगे रहे। मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली ने अपनी पूरी ज़िंदगी एग्ज़ाइल में गुजारी और तरह तरह की मुश्किलें सहते रहे। सितंबर 1925 में सैन फ्रांसिस्को में उनका इंतकाल हो गया। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो बराए मेहरबानी लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम।